नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। हम अगले 20 मिनट में आपको 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 अहम खबरों का सिलसिला। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत की झलक दिखाई। द ग्रेट इंडिया एयर शो के दौरान भारतीय वायुसेना के शूरवीरों ने अपने पराक्रम का परिचय दिया। राफेल और अपाचे की गगनभेदी गर्जना से दुश्मनों के दिल दहल उठे। एयरफोर्स स्टेशन पर लड़ाकू विमान राफेल, जगुआर और मिग 29 ने अपना दमखम दिखाया। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना के 90 साल पूरे हुए थे। इसी उपलक्ष्य में यहां एयर शो का आयोजन किया गया। इसमें भाग लेने के लिए देश के कई स्टेशनों से लड़ाकू विमान उधमपुर पहुंचे। इस एयर शो में राफेल और जगुआर समेत कई लड़ाकू विमानों ने रोमांचित करने वाले करतब दिखाए हैं। इस शो के दौरान असॉल्ट लैंडिंग का भी प्रदर्शन किया गया। राफेल विमान सबके लिए आकर्षण का केंद्र बने रहे। इसके अलावा लड़ाकू हेलीकॉप्टर, चिनूक, अपाचे के भी करतब देखने को मिले। जी अजमेर में दिन दहाड़े मोबाइल स्नैचिंग की वारदात सामने आई है। मुंह पर स्कार्फ बांधे बाइक सवार युवक ने वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित युवती ने पकड़ने की कोशिश की तो बदमाश भाग गया। घटना मौके पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़िता के पार्षद पिता की ओर से घटना की रिपोर्ट दी गई। अब पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश करने में जुटी है। घटना अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र की है। ईसाई मोहल्ला के रहने वाले बिपिन बैसिल ने रिपोर्ट देकर बताया कि 11 अक्टूबर की शाम करीब 4:15 बजे उनकी बेटी स्तुति शेरोना पैदल जा रही थी। इस दौरान भगवानगंज से पहले रेलवे कॉलोनी के रास्ते पर एक मोटरसाइकिल पर सवार युवक मोबाइल छीन कर फरार हो गया। मोटरसाइकिल काली और लाल रंग की थी। युवक नकाबपोश था, जिसने नीले रंग के कपड़े से मुंह ढका हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच एएसआई मनीराम को सौंपी है। पंजाब के लुधियाना में ट्रेन पर स्टंट करते वक्त युवक की जान चली गई। युवक का वीडियो सामने आया है। ये पहला हादसा नहीं है जिसमें चंद सेकंड की रील और सोशल मीडिया फेम की कीमत लोगों ने जान देकर चुकाई हो, लेकिन ऐसी घटनाएं रुक नहीं रही हैं। युवक के पास से मोबाइल आईडी जैसी कोई भी चीज नहीं मिली है। ऐसे में अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। युवक दिल्ली जा रही मालवा एक्सप्रेस में चढ़ा था। वीडियो में दिख रहा है कि वो ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ा है, बाहर की तरफ लटक कर स्टंट कर रहा था। दूसरा युवक मोबाइल से उसका वीडियो बना रहा है। इसी दौरान वो डाउन पोल से टकरा गया। पोल से उसका सिर इतनी बुरी तरह टकराया कि उसका हाथ ट्रेन के दरवाजे से छूट गया और वो उछलकर गिर गया। मुंबई लोकल ट्रेन में मारपीट का मामला सामने आया है। इस दौरान विरार दादर की लोकल ट्रेन के महिला डिब्बे के अंदर एक सीट को लेकर कुछ महिलाओं के बीच भीषण लड़ाई हो गई। इस घटना के दौरान कैप्चर किया गया वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है। लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर लोग धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं। वीडियो में महिलाओं को ट्रेन के अंदर एक दूसरे के बाल खींचते हुए देखा जा सकता है। एक महिला कांस्टेबल ने यात्रियों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश बेकार गई और वो घायल हो गया। ये देखिए कैसे ये दोनों महिलाएं भीड़ में भी एक दूसरे से मारपीट कर रही है। महिला यात्रियों का आरोप है कि ट्रेन से पहले मौजूद कुछ महिला यात्रियों ने दरवाजे को ब्लॉक कर रखा था। इसको लेकर पहले दोनों में काफी बहस हुई, उसके बाद नौबत मारपीट तक पहुँच गयी। महिलाएं फिल्मी स्टाइल में एक दूसरे से हाथापाई करती नजर आई। बता दें, इसके पहले भी ठाणे पनवेल में महिला यात्रियों के बीच जबरदस्त मारपीट की घटना सामने आई थी। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश और नेपाल से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी के कारण यूपी के कई जिलों में बाढ़ आ गई है। बाराबंकी जिले में भी सरयू नदी उफान पर है, जिससे जिले की 3 तहसील क्षेत्र की तराई के बसे गाँव पर मुसीबत टूट पड़ी है। रामनगर, सिरौली, गौसपुर और राम सनेही घाट तहसील के सैकड़ों गांव के लोग बाढ़ ग्रस्त से प्रभावित हैं। गांव में बाढ़ का पानी घुसने के बाद लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में पलायन कर रहे हैं। चारों तरफ बाढ़ ने ऐसा हाहाकार मचा रखा है कि कई गाँव में तो लोग नाव पर ही अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। हालात ऐसे हैं कि
की महिलाएं नाव के ऊपर किसी तरह चूल्हा जलाकर अपना और अपने परिवार का पेट भर रही हैं। वहीं राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा और जिलाधिकारी डॉक्टर अविनाश कुमार ने बाढ़ ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाई जाए। हालांकि प्रशासन की व्यवस्थाएं नाकाफी साबित हो रही हैं और लोग नाराज हैं। राम सनेही घाट के सेमरी गांव के लोग बांस बल्ली का पुल बनाकर जान जोखिम में डालकर उस पर निकल रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पुल निर्माण के लिए कई बार लोग गुहार लगा चुके हैं, लेकिन किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में आई भीषण बाढ़ और कटाव से लोगों की दुश्वारियां बढ़ती जा रही हैं। सैकड़ों गांव बाढ़ के पानी में डूबे हैं। लोग या तो घरों की छतों पर या फिर ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फ्लड पीएससी के जवान डटे हैं, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां तक अभी राहत और बचाव की टीम नहीं पहुंच पाई है। बाढ़ ग्रस्त इलाके में सबसे ज्यादा समस्या पीने के पानी को लेकर है। राप्ती नदी अभी भी खतरे के निशान से 1.25 मीटर ऊपर बह रही है। राप्ती नदी का प्रवाह इतनी तेज है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम उसे क्रॉस नहीं कर पा रही है, जिसके कारण नदी के तटवर्ती इलाकों में बसे कई गांवों में अभी तक राहत और बचाव की टीम नहीं पहुंच पाई। अभी तक बाढ़ की विभीषिका में 4 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 5 लोग अभी भी लापता हैं। बलरामपुर नगर क्षेत्र में भी बाढ़ का पानी घुस आने से कई इलाकों में पानी भर गया है। यहाँ तक कि सभी सरकारी कार्यालय बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। डीएम ऑफिस, एसपी ऑफिस, विकास भवन और बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। घर में पानी, खेत में पानी, सड़कों पर बह रहा पानी, जिधर देखो पानी ही पानी और मुश्किल में जिंदगानी की ये तस्वीरें सिधवलिया प्रखंड की हैं। जल तांडव का ये नजारा गंडक नदी का बंजरिया सल्लेहपुर तटबंध टूटने के बाद का है, जहां निचले इलाके के 4 गांव में पानी घुस चुका है। सड़कों पर घुटने भर पानी बहने से वाहनों का परिचालन बंद हो चुका है। खेतों में तैयार धान की फसलें डूब चुकी हैं। कुछ ही समय में धान की कटाई शुरू होने वाली थी, लेकिन फसल बाढ़ के पानी में डूबकर पूरी तरह बर्बाद हो गई है। किसान भी खासा परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं गोपालगंज में तटबंध जैसे ही टूटा वैसे ही किसानों के लिए बर्बादी लेकर आ गया। हताश किसान अब प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। तटबंध टूटने के बाद जल संसाधन विभाग ने बांध बनाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। टूटे हुए तटबंध के पास बांध बनाकर गांव में प्रवेश कर रहे पानी को रोकने की कोशिश की जा रही है, पर इसका कोई खास असर नहीं दिख रहा है। वैसे तो मानसून का आखिरी दौर चल रहा है, लेकिन जिस तरह से पूरे देश में भारी बारिश हो रही है, थोड़ी सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। प्रदेश में भी कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। ऐसे में किसी भी हादसे से निपटने के लिए एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम मुस्तैद है। इनकी बानगी दिखी करौली में, जहां मंडराइल रोड पर रणगमा तालाब में बाढ़ से बचाने और सुरक्षित निकालने का अभ्यास किया गया। अजमेर से आए एनडीआरएफ के जवानों ने बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्यों का कुशलता पूर्वक प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, एसपी नारायण टोगस, डीएफओ रामानंद भी मौजूद रहे। टीम ने बाढ़ के दौरान राहत बचाव में घरेलू उपकरणों से किस तरह सहायता ली जा सकती है और गंभीर स्थिति में किस तरह जान बचाई जा सकती है, ये भी जानकारी दी है। बारिश के बाद कड़ी धूप से भी पहाड़ों पर मुश्किलें बढ़ रही हैं। बारिश से बंद सड़कों के बाद अब पहाड़ दरकने शुरू हो गए हैं। उत्तराखंड का नैनीताल हल्द्वानी हाईवे पहाड़ी दरकने से बंद हो गया। पहाड़ी से बड़े बोल्डर और मिट्टी हाईवे पर गिर गए, जिससे हाईवे पूरी तरह बाधित हो गया। सड़क बाधित होने से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई, जिससे इस रास्ते से आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही एक वीडियो नैनीताल के बेताल घाट से भी सामने आया है, जिसमें एक बाबा को नदी पार करने के लिए जेसीबी को लाना पड़ा। बाबा को कहीं धार्मिक कार्यक्रम में जाना था, लेकिन नदी के वेग ने रास्ता रोक दिया, जिसके बाद जेसीबी मशीन बुलाई गई और बाबा को जेसीबी से नदी पार करवाई गई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग सहित कश्मीर घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई और मैदानी इलाकों में बारिश होने के कारण रात का तापमान कम रहा।
मौसम विभाग के निदेशक सोनम लोटस ने कहा कि अफरवाद और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला सहित कश्मीर घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में देर रात हल्की बर्फबारी हुई। उन्होंने कहा कि कश्मीर घाटी में कई स्थानों पर बारिश हुई और गुलमर्ग तथा पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हुई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले सप्ताह में कश्मीर घाटी का मौसम शुष्क रहेगा और इस दौरान घाटी में बारिश या बर्फबारी होने की संभावना बहुत कम है। श्रीनगर सहित कश्मीर घाटी के अधिकांश इलाकों में देर रात बारिश होने के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हजारीबाग के किरेडारी प्रखंड में हाथियों का कोहराम जारी है। यहाँ 23 हाथियों का झुंड फिर से बुंडू पाताल के मंझला बोन के जंगलों में वापस आ गया है। ग्रामीणों ने बताया कि रात में झुंड दामोदर नदी पार कर पडरिया चला गया था, जिसके बाद सुबह 5 बजे हाथियों का झुंड वापस पाताल बुंडू के मंझला बोन के जंगल में आ धमका है। देख सकते हैं कि कैसे हाथियों का झुंड कभी रात के अंधेरे में रिहायशी इलाकों में आ धमकता है तो कभी नदी के पानी में झुंड अटखेलियां कर रहा है। हाथियों के आने से इलाके में दहशत का माहौल है। जंगल में हाथियों के डटे रहने से ग्रामीण भयभीत हैं। रात में लोगों ने हाथियों को भगाने की कोशिश भी की थी। आपको बता दें कि पिछले 5 दिनों से हाथियों का झुंड पाताल और बुंडू पंचायत क्षेत्र के गांव में घरों को क्षतिग्रस्त करते हुए फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। इससे लोग भयभीत हैं और जान बचाने के लिए रतजग्गा करने को मजबूर हैं। वहीं हाथियों के उत्पात के आगे वन विभाग कार्रवाई की जगह प्लानिंग में ही जुटा है। वहीं लोग हाथियों को भगाने के लिए वन विभाग की ओर से सहायता नहीं मिलने का भी आरोप लगा रहे हैं। जेल में बंद कैदियों के कौशल प्रशिक्षण के साथ ही स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने की योजनाओं का असर अब धरातल पर दिखाई देने लगा है। अजमेर में भी कैदियों का हुनर देखने को मिला, जब सेंट्रल जेल में बंद कैदियों के बनाए गए कई उत्पादों की प्रदर्शनी कलेक्ट्रेट परिसर में लगाई गई। प्रदर्शनी को देखने संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, एसपी भी पहुंचे और उत्पादों की तारीफ की। कैदियों की ओर से तैयार अलग अलग उत्पादों को खुला बाजार उपलब्ध करवाने के लिए इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इससे होने वाली आय से 2 तरह के फायदे हो रहे हैं। उत्पादों की बिक्री से होने वाली आय का 75% पैसा बंदियों के खाते में जमा होता है, तो वहीं 25% आय पीड़ित पक्ष के परिवार को दी जाती है, जिससे एक तरह की सामाजिक सेवा भी हो रही है। बंदियों ने दिवाली के मद्देनजर आकर्षक पेंटिंग्स और दिए भी बनाए हैं, जिन्हें लोग काफी पसंद कर रहे हैं। डीजी जेल श्रीमान भूपेंद्र दक्ष साहब के मार्गदर्शन में और निर्देशन में हमने इस एग्जीबिशन को यहाँ लेकर आए हैं हम कलेक्ट्रेट परिसर में। हमारा उद्देश्य है कि बंदियों के द्वारा निर्मित उद्योग जो हैं, जो उत्पाद हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा बाजार में आए, उनकी बिक्री हो, सरकारी संस्थाओं और उपक्रमों के अलावा आम आदमी तक भी उसकी पहुंच हो। मातृशक्ति की आराधना के महापर्व नवरात्र के संपन्न होने के बाद भी सन सिटी मंत्रोच्चारण से गूंज रही है। दरअसल इन दिनों जोधपुर में सहस्त्र चंडी महायज्ञ चल रहा है, जिसमें 51 वेद पाठी ब्राह्मण यज्ञ कुंड में आहुति अर्पित कर विश्व कल्याण की कामना कर रहे हैं। पंचकुंड की पहाड़ियों के मध्य स्थित सिद्ध स्थान पर सहस्त्र चंडी महायज्ञ से पूरा नगर भक्तिमय नजर आ रहा है। शक्ति, विद्या और भक्ति के प्रतीक के रूप में दुर्गा के 9 रूपों की स्थापना की गई है, जहां प्रतिदिन हवन होते हैं। विग्रह स्थापना के साथ पीठ स्थापना कर 1000 दुर्गा सप्तशती के पाठ का सामूहिक उच्चारण किया जा रहा है। सनातन संस्कृति के पोषक के रूप में मंत्र शक्ति के माध्यम से विश्व कल्याण की कामना फलीभूत होती नजर आ रही है। भालुओं के संरक्षण के लिए हर साल 12 अक्टूबर को विश्व भालू दिवस मनाया जाता है। संकट के दौर से गुजर रहे देसी भालू के हालात अच्छे नहीं हैं। आज देश के जंगलों में सिर्फ 10,000 देसी भालू ही बचे हैं। राजस्थान में भी भालुओं के सामने संकट का दौर है। वन्य जीवों में सबसे ज्यादा नटखट मिजाज के लिए भालुओं को जाना जाता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा भालू दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पाए जाते हैं। इनमें जालौर में सूंडा माता, माउंट आबू, फुलवारी की नाल, कुंभलगढ़, रावली, टाटगढ़, अजमेर में ओड़ा में पाए जाते हैं, जबकि कोटा, धौलपुर में एमपी बॉर्डर से स्लॉथ बियर की अच्छी तादाद है। कोटा के साथ ही चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, सिरोही, माउंट आबू, उदयपुर, राजसमंद, करौली और धौलपुर, सवाई माधोपुर के कई संरक्षित क्षेत्रों में भालू पाए जाते हैं। पिछले कुछ सालों में हुई वन्यजीव गणना के अनुसार राज्य में 790 से अधिक भालू हैं, लेकिन इस गणना में 5 बाघ परियोजना क्षेत्र शामिल नहीं है।
इसलिए प्रदेश में भालुओं की वास्तविक संख्या 1000 से ज्यादा मानी जाती है। प्रदेश में भालू बचाने के लिए 10 साल पहले वन विभाग ने एक प्लान बनाया था, जिसे आज तक अमल में नहीं लाया जा सका। जालौर के सूना माता में भालू अभयारण्य बनाया जाना था, लेकिन आज तक नहीं बना। गुलाबी नगरी जयपुर को दूसरे सबसे बड़े पार्क सिटी पार्क की सौगात मिलने जा रही है। मध्य मार्ग मानसरोवर इलाके में बन रहे सिटी पार्क के उद्घाटन का समय तय हो गया है। सीएम अशोक गहलोत 16 अक्टूबर को शहर वासियों को सिटी पार्क की सौगात देंगे। ये पार्क देश के चुनिंदा पार्कों में से एक होगा। लंदन के हाइएट पार्क और न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क की थीम पर ये सिटी पार्क बनाया गया है। लाखों लोगों की आबादी के बीच बनकर तैयार हुए सिटी पार्क का स्वरूप सेंट्रल पार्क से भी कहीं ज्यादा आकर्षक होगा। पार्क को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, इसलिए ही तो उद्घाटन से पहले ही बड़ी संख्या में यहाँ लोग घूमने के लिए आ रहे हैं। सिटी पार्क में आने वाले लोगों को यहाँ लगे मॉन्यूमेंट्स अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। शाम होने के बाद यहाँ लगी मून लाइट्स अपनी ओर पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। यहाँ आने वाले लोग सेल्फी लेने और वीडियो बनाने से पीछे नहीं रहते। अपने देवी सुरक्षा शक्ति से प्रार्थना करो कि सीमा पे हमारे डटे हुए जवान वहाँ पे हस्त पुष्ट बल कसम चित रहकर तीनों सेनाएं जल थल वायु गति रहें और हम सब लोग यहाँ से उनके लिए प्रार्थना करते रहें। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सिंह की दहाड़ हो, सामने पहाड़ हो, तुम निडर रुको नहीं। दिल में देशभक्ति का यही जोश लिए उत्तर प्रदेश के शिवकरण तिरंगा लिए लगातार धार्मिक स्थलों की यात्रा कर रहे हैं। देश की तीनों सेनाओं की सलामती के लिए शिवकरण नंगे पांव भगवान के दरबार में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। फतेहपुर जिले के गांव खरौली के निकट रोली सिद्ध शक्तिपीठ के पुजारी शिवकरण के मुताबिक उन्होंने 25 मार्च 2022 से ये यात्रा शुरू की है और उत्तरी भारत के कई धार्मिक स्थलों की पैदल यात्रा करते हुए फिलहाल शक्तिपीठों की धरती कांगड़ा पहुंच चुके हैं। शिवकरण ने बताया कि वो अभी तक ग्वालियर, झांसी, चंडीगढ़, कालका, नैना देवी, चिंतापूर्णी, बाबा बालकनाथ, ज्वालाजी होते हुए अब कांगड़ पहुंचे हैं। लगातार 6 महीने से पैदल यात्रा कर रहे देशभक्त शिवकरण ने ब्रजेश्वरी देवी मां के दर्शन किए और देश की तीनों सेनाओं की सैनिकों की सलामती की दुआ मांगी। उनकी पैदल यात्रा अब कांगड़ से चामुंडा देवी, भलेई माता मंदिर चंबा, जम्मू मां वैष्णो, नीलम घाटी, चाइना बॉर्डर पर स्थित देवी मां और किश्तवाड़ में चंडी मां के दर्शन करते हुए मचेल में समाप्त होगी। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में वार्षिक श्री मनोत्सवम धूमधाम के साथ मनाया गया। कोरोना काल के दौरान 2 साल तक इस उत्सव का आयोजन नहीं हो पाया था। ऐसे में इस साल श्री मनोत्सवम को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। उत्सव के दौरान भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। श्री मनोत्सवम विजयनगरम शहर की प्रमुख देवी श्री पैदी तल्ली अमावरी जत्तारा का प्रमुख महोत्सव है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश का ये प्रमुख जनजाति लोक उत्सव पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण सादे ढंग से मनाया जा रहा था। पारंपरिक श्री मनोत्सवम जतारा प्रति वर्ष दशहरे के बाद पहले मंगलवार को मनाया जाता है। इसे श्री मनु पंडुगा के नाम से भी जाना जाता है। इस महोत्सव में आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ से लाखों श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। राजधानी जयपुर के जवाहर कला केंद्र की ओर से आयोजित लोकरंग महोत्सव के दूसरे दिन शिल्पग्राम में लगे राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में दस्तकारों के हुनर को सराहने के साथ ही आगंतुकों ने कई लोक कला की प्रस्तुतियों का आनंद लिया। जहां दिन भर हस्तशिल्प मेले में आगंतुकों की आवाजाही जारी रही, वहीं उन्होंने बालम छोटोसो, गरासिया नृत्य, डेरू वादन और चरी नृत्य की प्रस्तुतियों का आनंद भी लिया। विभिन्न राजस्थानी अंचलों को समाहित करने वाले शिल्पग्राम में थपट्टम की प्रस्तुति के साथ तमिलनाडु की भव्य संस्कृति की झलक दिखाई दी। लोक उत्सव में गुजराती गीतों की मधुरता, चेहरे पर हर्ष और कोरियोग्राफी में नए प्रयोगों के साथ कच्छी गरबा की प्रस्तुति दी गई। तमिलनाडु में मांगलिक अवसरों पर होने वाले प्रसिद्ध साटे कुची अट्टम की प्रस्तुति ने दर्शकों में ऊर्जा का संचार किया। कलाकारों ने नादस्वरम, थविल जैसे वाद्य यंत्रों की ध्वनि से सामंजस्य बैठाकर आंखों पर पट्टी बांधकर छड़ के साथ नृत्य किया।
झूमर नृत्य की पेशकश के साथ ही असम की टी ट्राइब्स की संस्कृति को भी कलाकारों ने दिखाया। नवरात्र के अवसर पर मध्य प्रदेश में होने वाले नोरता नृत्य में महिषासुर मर्दिनी की झांकी दर्शाई गई। दिल्ली में खेले गए तीसरे वनडे में साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हराकर टीम इंडिया ने 3 मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली है। इसके साथ ही टीम इंडिया ने 12 साल बाद भारतीय सरजमी पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोई वनडे सीरीज जीतने का कमाल कर दिखाया है। इससे पहले 2010 में टीम इंडिया ने 2-1 से वनडे सीरीज जीती थी। वहीं 2015 में धोनी की कप्तानी में 5 मैचों की वनडे सीरीज में भारत को 2-3 से हार मिली थी। मंगलवार को तीसरे वनडे में टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए पूरी अफ्रीकी टीम 27.1 ओवर में 99 रन पर ऑल आउट हो गई। ये साउथ अफ्रीका का भारत के खिलाफ सबसे छोटा स्कोर है। इससे पहले 1999 में भारत ने अफ्रीकी टीम को 117 रन पर ऑल आउट किया था। भारत के लिए सबसे ज्यादा 4 विकेट कुलदीप यादव ने लिए। वहीं शहबाज अहमद, मोहम्मद सिराज और वाशिंगटन सुंदर को 2-2 विकेट मिले। जवाब में भारत ने 19.1 ओवर में 3 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। सबसे ज्यादा 49 रन शुभमन गिल ने बनाए। प्लेयर ऑफ द मैच कुलदीप यादव और प्लेयर ऑफ द सीरीज मोहम्मद सिराज रहे। सिराज ने पूरी सीरीज में शुरुआती ओवर के साथ साथ डेथ ओवरों में भी कमाल की गेंदबाजी की है। उनके खिलाफ रन बनाना साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों के लिए बहुत मुश्किल रहा। शिखर धवन की कप्तानी में टीम इंडिया ने मंगलवार को इतिहास रच दिया। टीम इंडिया ने 12 साल बाद अपनी सरजमी पर साउथ अफ्रीका को वनडे सीरीज में 2-1 से हराया। जीत बड़ी थी तो जश्न भी बड़ा होना था और वही हुआ। इंस्टाग्राम पर गब्बर ने टीम के साथ एक कमाल का वीडियो शेयर किया। वीडियो में दलेर मेहंदी के फेमस गाने बोलो तारारा पर भारतीय टीम के खिलाड़ी ठुमके लगाते नजर आए। कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और शिखर धवन के स्टेप्स के तो लोग दीवाने हो गए। वहीं श्रेयस अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़ और रवि बिश्नोई टेबल पर चढ़ के डांस करते नजर आए। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि मंगलवार को टीम इंडिया ने दिल्ली में खेले गए आखिरी और निर्णायक वनडे मैच में साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से रौंद दिया। साउथ अफ्रीका की टीम सिर्फ 99 रन पर ऑल आउट हो गई थी। भारतीय टीम ने 20वें ओवर में ही सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया।